हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन गाइस। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, डीएनए सीक्वेंसिंग का। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सेलुलर स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे, जीन्स पढ़ेंगे, जीनोम पढ़ेंगे, क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। साथ ही साथ फिर हम धीरे धीरे डेवलप करेंगे डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होती है, इनके मेथड्स क्या हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर कुछ प्रोजेक्ट्स, जैसे 2003 में सक्सेसफुली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को अंजाम दिया गया था। फिर इंडिया ने भी 2020s में अपने बहुत सारे अब ऐसे, जैसे कि अब एक है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, उसको स्टार्ट किया है। इस बार के SARS-CoV-2 के लिए भी ऐसी डीएनए सीक्वेंसिंग इंडिया ने स्टार्ट की थी। तो उन सब के बारे में छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन के साथ इस पूरे आर्टिकल को डिटेल से डिस्कस करके कंक्लूड करेंगे। जैसा कि आप सबको पता होगा शायद कि ये 11 जुलाई वाला आर्टिकल है डीएनए सीक्वेंसिंग का, जिसमें 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज़ दिया गया था डीएनए सीक्वेंसिंग को। इसमें दो बहुत ही सुपर टैलेंटेड पर्सन्स हैं, एक शंकर बालासुब्रमण्यम और एक डेविड क्लिनरमैन, जिनको ये सम्मान से नवाजा गया है। 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज़ ये रिपब्लिक ऑफ फिनलैंड के द्वारा दिया जाता है। ये अपने आप में बहुत ही नायाब 21st सेंचुरी का बहुत ही नायाब प्राइज़ है, क्योंकि ये परफेक्ट ब्लेंड देखता है इनोवेशन और साइंस के बीच में। जैसे ये डीएनए सीक्वेंसिंग है, ये डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक इन लोगों ने क्या किया ना, ये लोग कुछ और ही अपने रिसर्च में थे। इनका एक सबसे बड़ा एम था कि ये लोग माइक्रोस्कोप बनाने चले थे, जिससे कि सिंगल मॉलिक्यूल को भी ये लोग फॉलो कर सके अपने ह्यूमन सेल्स में। तो उसको बनाते बनाते इनको दिमाग में ख्याल आया कि भाई इसको बनाने के लिए ना हमें डीएनए की जो कॉपीज़ बनती हैं उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। उसके पीछे भी इनको समझ में आया कि अच्छा, डीएनए जो होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल से बने होते हैं। ATGC जो हम लोग बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं, या फिर बेस पेयर्स बोलते हैं हम लोग इनको। तो इनको पढ़ना स्टार्ट कर दिया। इनको पढ़ते पढ़ते समझ में आया कि अरे ये तो बहुत ही सही चीज़ है कि हम लोग अभी तक के डीएनए सीक्वेंसिंग में 4 चांद लगा सकते हैं। अब ये डीएनए सीक्वेंसिंग है क्या और इनका तगड़ा सा इनोवेशन क्या है, उसको हम पढ़ें। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए है कि प्रारंभ का सेकेंड बैच 12 जुलाई से स्टार्ट हो गया है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, एक फाउंडेशन टाइप ऑफ कोर्स है। इसके लेक्चर्स भी आपको फ्रीली अभी अवेलेबल हैं 12, 13 और 14 जुलाई वाले सारे लेक्चर्स। इसमें से ज्योग्राफी, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी के लेक्चर्स आपको मिल जा रहे हैं अभी। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो video.onlyas.in पर जाके देख सकता है। फाउंडेशन टाइप ऑफ कोर्स है जिसमें आपको पूरे लेक्चर्स मिलते हैं प्रीलिम्स और मेंस के, प्लस NCERT अपने बेसिक बिल्डिंग के लिए हमने इसमें सारे 6 से लेकर 12 तक की NCERT के बुक्स और उनकी टेस्ट, इंडिविजुअल बुक्स के टेस्ट वो इंक्लूड कर दिए हैं। इसके अलावा प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज़ भी इनमें इंक्लूडेड है। तो एक फुल पैकेज है, जितना भी इक्विपमेंट आपको चाहिए यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए वो सारी चीज़ें इसमें दे दी गई हैं। बहुत ही बढ़िया स्टडी मटेरियल्स आपको मिलता है। 21 बुक्स का पूरा सेट है जो कि आपके घर तक पहुँचाया जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो यहाँ पर जाके विज़िट कर सकता है। फ़िलहाल हम डिस्कस कर रहे थे डीएनए सीक्वेंसिंग को। हम अगर सेल के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखो, सेल में डीएनए बहुत जगह होता है। वैसे तो ऊपर यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जो जिसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो कुछ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनएज भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर आज का जो हमारा डिस्कशन का मुद्दा है वो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर ऐसे क्रोमोजोमल पेयर्स होते हैं। इन क्रोमोजोम्स को अगर हम थोड़ा सा और फर्दर जूम करते हैं तो ऐसे डीएनए के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। डीएनए के स्ट्रक्चर्स में आपको हिस्टोन्स मिलते हैं और न्यूक्लियोसोम मिलते हैं। और फर्दर अब इन स्ट्रैंड्स को अगर आप लोग थोड़ा सा और जूम करते हो तो यहाँ पर सेट ऑफ ऐसे बेस पेयर्स मिलते हैं। ये बेस पेयर्स जो है ना, इनको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड 4 प्रकार के होते हैं, एक गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन और थाइमिन, जिसको हम लोग GCAT इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसे ही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम लोग जीन बोलते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर लेंथ ऑफ ऐसा स्ट्रैंड जो कि किसी एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को कन्वे करता है, ऐसे सेट ऑफ GCAT या फिर ऐसे सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को हम लोग जीन बोलते हैं। तो जीनोम क्या है? देखो, जीनोम जो होता है ना, वो पूरा जीन का एक एक ऐसे स्ट्रैंड, एक के बाद एक क्या आ रहा है, उस पूरे सेट को हम लोग जीनोम बोलते हैं। जैसे जीन क्या है, एक छोटा इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, जीनोम में पूरी चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। आपको समझ में आ गया सेल क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए क्या होता है और जीन क्या होता है और जीनोम क्या होता है।
ये सारी चीज़ें हमने समझ ली बहुत छोटे में, तुरंत के तुरंत समझ में आ गई। देखो, सबसे पहले ह्यूमन जीनोम की हम बात करेंगे तो ह्यूमन जीनोम क्या होता है हमें समझ में आना चाहिए। ये ह्यूमन जीनोम जो है ना, ये 23 क्रोमोसोमल पेयर से मिलके बनता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, इनको इनके लेंथ के हिसाब से हम लोग डिवाइड करते हैं और इनको नंबर दे देते हैं। 1 से लेकर 22 तक नॉर्मल नंबर जाता है इनके लेंथ के हिसाब से। इसमें अब आपको वही चीज़ है कि इसमें खूब सारे आपको डीएनए मिलेंगे और डीएनए से हम लोग जीन्स देख सकते हैं। जीन्स और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के नाम पर न्यूक्लियोटाइड्स के अरेंजमेंट्स होते हैं कि भाई ए सी टी जी, ए सी जी जी, ए सी टी जी जी, कुछ भी ऐसे लंबा नाम बन सकता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग डीएनए सीक्वेंसिंग करना। इसको थोड़ा सा भी और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल ह्यूमन जीनोम के अंदर हमने देखा कि ये 23 क्रोमोसोमल पेयर्स होते हैं, जिसमें से 22 पेयर्स तो हमने इसमें लगाए हैं और जो हमारा 23rd पेयर होता है वो होता है हमारा 6 डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम। यहाँ पर जो भी फीमेल्स होती हैं उनके अंदर एक पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम होता है और जो मेल होते हैं उनके अंदर एक एक्स और एक वाई, ये दोनों एक साथ मिलके एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम बनाते हैं। तो टोटल मिला के ऐसे 23 क्रोमोसोमल पेयर्स बन जाते हैं। अगर हम लोग अलग अलग क्रोमोसोम्स की बात करें, कितने आइडेंटिफाई हो रहे हैं, टोटल 24 हैं। 22 तो ये हैं और 23वां एक्स और 24वां वाई, तो ऐसे टोटल 24 डिस्टिंक्ट ह्यूमन क्रोमोसोम्स हैं हमारे अंदर, ठीक है। और ये किसी भी सोमैटिक सेल्स में मिल जाते हैं। इवन आपको अगर इनको फाइंड करना है तो ये आपके फिंगरप्रिंट जैसी चीज़ों में, या तो आप सिंपली अपने हेयर फॉलिकल में, जो हेयर जब आप बाल ऐसे तोड़ते हो तो जिसमें लास्ट में फॉलिकल अटैच होता है, उससे भी आप अपने पूरे डीएनए सीक्वेंसिंग निकाल सकते हो। आपके सलाइवा, आपके ब्लड, आपके बॉडी सेल्स, कहीं से भी ऐसे डीएनए सीक्वेंसिंग मिल सकती है। इसीलिए तो इन सबको कितने अच्छे से यूज़ करते हैं। फादर कौन है, फादर डिटरमाइन करने के लिए पूरी सीक्वेंसिंग समझ में आ जाती है उससे। लेकिन जब हम डीएनए सीक्वेंसिंग की बात करते हैं तो हम एक और अपर स्टेज में मूव करते हैं। सीक्वेंसिंग का मतलब क्या है कि हम लोग अपने पूरे बॉडी में ऐसे जितने भी न्यूक्लियोटाइड पेयर्स ऐसे लगे हुए हैं ना, उन सब की सीक्वेंसिंग को फाइंड करते हैं इन सभी 23 के 23 पेयर्स में। तो ऐसे ही ह्यूमन के अंदर बोला जाता है कि लगभग 3 बिलियन ऐसे हमारे पेयर्स हैं, ठीक है। तो इनकी सीक्वेंसिंग करनी होगी हमें। मतलब सिंपल सा है कि हम लोग किसी भी एक इंडिविजुअल में जितने भी ऐसे एक क्रोमोसोम के अंदर या फिर सारे क्रोमोसोम्स के अंदर जितने भी ऐसे बेस पेयर्स होते हैं, उनके सीक्वेंस को हम डिसाइड करते हैं कि अच्छा पहले इस वाले क्रोमोसोम के अंदर का जो ये पूरा पेयर गया है, इसमें पहले ए आया, फिर उसके बाद जी आया, फिर से ए आ गया, फिर सी आया, फिर टी आया। ऐसे करके हम लोग सीक्वेंस करते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पूरी एक सीक्वेंसिंग है। लेकिन क्या सीक्वेंसिंग निकाल लेना यही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है? नहीं। सीक्वेंस हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। सीक्वेंस हमें इस बारे में हमें अब और आगे पढ़ने का एक मौका देते हैं कि तुम अलग अलग लोगों के ऐसे डीएनए सीक्वेंसिंग निकालो, फिर उनको कंपेयर करो। जो भी डिफरेंसेस समझ में आते हैं तो उसमें से किसी के आई का कलर ब्राउन है और किसी के आई का कलर ग्रे है, किसी के आई का कलर ब्लैक है, तो इनके बीच में जो डिफरेंसेस है वो कहीं ना कहीं डीएनए सीक्वेंसिंग में दिख जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि ये जो हमारा पूरा जीनोम होता है ना, इसमें हमारे लाइफ से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद है। हमने अपने पहले के लेक्चर्स में भी पढ़ा था कि हम लोग कोई भी अगर एंटीबॉडीज़ बनाता है, अगर कोई भी एंटीजन के खिलाफ, तो उसकी मेमोरी होती है, उसकी यादाश्त होती है कि हाँ भाई कहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालना है। वो सब इन्फॉर्मेशन कहाँ पर स्टोर है? इन्हीं डीएनए सीक्वेंसेस में स्टोर है। तो मतलब जो जीन है वो कैरियर है इन्फॉर्मेशन का। तो प्रोटीन कैसे बनाना है, अपने बॉडी को फंक्शन कैसे करना है, अगर हमारी हाइट ज़्यादा है, जो ईयर का लोब है वो सिंपल ऐसा वाला है या फिर सिंपल है ऐसा, वो बहुत बार डिपेंड करता है। आँखों का कलर क्या है, हमारा नॉर्मल स्किन कलर क्या है, उन सब का कहीं ना कहीं फैक्टर जो है, उन सब का इन्फॉर्मेशन इन्हीं डीएनएज में अंदर छिपी हुई है, जिसको हमें खोज निकालना है। कैसे खोजेंगे? जब हम लोग एक बड़े ग्रुप का सैंपल निकालते हैं और उनके बीच के छोटे छोटे डिफरेंसेस को हम लोग कैटेगराइज करते हैं कि अच्छा ये डिफरेंस में भी इस जीन के सीक्वेंस को सिंबलाइज कर सकता है। तो ऐसे करके हम लोग सीक्वेंसिंग से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये होती है डीएनए सीक्वेंसिंग के फ़ायदे।
यहाँ पर अब हमें एक चीज़ समझना पड़ेगा कि ये डीएनए सीक्वेंसिंग कैसे होती है, क्या मेथड्स हैं इसके लिए। तो क्या है कि ये क्रोमोज़ोम का पूरा एक लंबा क्रोमोज़ोम था, इसको हमने छोटे छोटे स्ट्रैंड्स, शॉर्ट फ्रैगमेंट्स ऑफ क्रोमोज़ोम्स में डिवाइड किया। ये जो छोटा क्रोमोज़ोम का फ्रैगमेंट है इसको हम लोग बोलते हैं टेम्पलेट। ठीक, जैसे हम लोग पावर पॉइंट बनाते हैं तो उसका टेम्पलेट होता है ना, जिस पे हम सारा कुछ एडिटिंग करेंगे, तो समझ लो ऐसा ही एक टेम्पलेट मिल गया। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम एक टेम्पलेट ले लेते हैं। मान लो कि एक इतना बड़ा क्रोमोज़ोम का हमने एक पेयर, इतना बड़ा स्ट्रैंड लिया था, जिसका एक्चुअल न्यूक्लियोटाइड का पोजीशन जो है वो कुछ नॉर्मली ऐसा है, ACTGAT। तो अब इसको हमें डिकोड करना है, मतलब इसको हमें डिसाइफर करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग इसको सबसे पहले ना खूब ज़्यादा एम्पलीफाई करेंगे, मतलब कि ऐसे जो क्रोमोज़ोम का फ्रैगमेंट, छोटा फ्रैगमेंट बना है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे खूब सारा। उसके लिए कुछ प्रोसेस होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो ऐसे हज़ारों लाखों के तादाद में हमारे पास ये आ गए। ठीक है, अब उसमें हम लोग कुछ केमिकल्स ऐड करेंगे। केमिकल्स जो भी ऐड करते हैं उसमें हम लोग बेसिकली ये जो चार आप यहाँ पर अलग अलग कलर्स में देख रहे हो, ग्रीन, पर्पल और ऑरेंज और कोई और कलर है ऐसा, तो ये ATCG के ही कुछ कंपोनेंट है, लेकिन इसमें हमने कुछ और चीज़ें ऐड कर दी। जैसे कि हमने एक कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर ऐड कर दिया। प्राइमर ऐड करने का काम क्या होगा कि वो इस सेक्शन में कहीं पर भी जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, और हमेशा ये जो बेस होते हैं ना, ये जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये हमेशा बेस पेयर में आते हैं। जैसे कि A हमेशा T के साथ अटैच होगा, T हमेशा A के साथ अटैच होगा, C हमेशा G के साथ अटैच होगा, G हमेशा C के साथ अटैच होगा। तो ये एक फिक्स चीज़ है। तो मान के चलो इन प्राइमर का क्या काम होगा, ये ना कुछ भी जाके पढ़ेंगे, अगर इसको कहीं पर भी जाके चिपक जाएंगे। और इसी प्राइमर के साथ ही यहाँ पर एक टर्मिनेटर लगा देते हैं ये लोग। टर्मिनेटर का काम क्या होता है कि जब भी ये लोग ऐसे आगे बढ़ रहे हैं और जैसे ही ये इसको SSDNA बोलते हैं हम लोग, जो कि प्राइम्ड है, मतलब प्राइमर के साथ कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर और टर्मिनेटर दोनों लगा हुआ है, ये जब इस पूरे टेम्पलेट के साथ रिएक्ट करेगा तो ये अपने ऑपोजिट कंपोनेंट पर जाके चिपक जाता है। तो अभी क्या होगा, मान के चलो कि कुछ हमने A वाला जो था यहाँ पर, उसमें प्राइमर और टर्मिनेटर दोनों लगा था, वो किसी भी T के ऊपर जाके चिपक गया। ठीक, तो यहाँ पर बन गया A, और ये हमारा SSDNA है जिसमें ये सीक्वेंस्ड है, और यहाँ पर लगा हुआ है टर्मिनेटर, और हमने इसको यहाँ पर एक पकड़ लिया। सिमिलरली ये अब इसके आगे ये नॉर्मली रहेगा, ये A और C ऐसे ही रहेगा। मान लो कि एक और चेन आया, वो पहले पर ही उसने पकड़ लिया और यहाँ पर एक T लगा दिया उसने। ठीक, एक प्राइम कर दिया उन्होंने, और टर्मिनेटर था तो यहीं पर बंद हो गया। अब इस तरीके से थोड़ा और देर तक चल गया, उसने G तक पहुँचा और A पर फिर से यहाँ पर T, और ये डब्बे में टर्मिनेटर लगा हुआ तो यहाँ पर लगा दिया। तो ऐसे ऐसे क्या होगा ना, ऐसे मल्टीपल लेंथ्स के खूब सारे फ्रैगमेंट्स डेवलप हो जाएंगे रिएक्शन के बाद। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, इससे देखो यहाँ पर एक DNA टेम्पलेट था। ठीक है, DNA टेम्पलेट में अब हमने प्राइमर और टर्मिनेटर दोनों लगा दिया है, तो ये जस्ट ऑपोजिट वाला जहाँ पर भी मिलेगा ना, वो ऐसे चिपक जाएगा उससे। तो अब हमें एक ये वाला रिजल्टेंट स्ट्रेच मिला है। अब हमें कुछ करना नहीं है, इसमें एक इलेक्ट्रोफोरेसिस एक होता है, जिसमें क्या होता है ना कि ये इसको छोटे से बड़े तक में सब अरेंज कर देगा, मतलब कि हमें कुछ लाइन से सब चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर आप देख रहे हो, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि पहले दूसरे नंबर पर क्या था। हमने देखा कि पहले नंबर पर आ रहा है T, ठीक है, दूसरे नंबर पर आ रहा है हमारा A, तीसरे नंबर पर आ रहा है हमारा G, चौथे नंबर पर आ रहा है फिर से G, पाँचवें नंबर पर आ रहा है हमारा कुछ और छठवें नंबर पर ऐसे कुछ C टाइप का कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो हमने अब जब ये पूरा सिंबल बनाया, तो जो एक्चुअल हमारा की होगा वो क्या होगा पता है, वो एक्चुअल था हमारा ये ATCCAG, ये होगा, और इसी का कॉम्प्लीमेंट्री हमें ये मिल गया। तो जब हम एक बार ये स्ट्रैंड पा जाएंगे तो क्या हम इसको इससे बना नहीं पाएंगे कि एक्चुअल हमारा जो सीक्वेंसिंग था वो क्या था। तो इसी तरीके से सीक्वेंसिंग होती है। अब ये तो हमने बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में समझा है, बट थोड़े कॉम्प्लेक्सिटीज़ और मशीन्स के साथ इसको हम लोग करते हैं। प्रॉब्लम ये था कि जब हम लोग सैंगर मेथड यूज़ करते थे तो हम लोग कुछ हंड्रेड्स ऑफ ऐसे या थाउजेंड्स ऑफ ऐसे जो सीक्वेंस है उनको पढ़ पाते थे, लेकिन आपको पता है कि हमारे
ह्यूमन बॉडी में कितने ऐसे सीक्वेंसिंग बनते हैं? ये टोटल बनते हैं लगभग 3 बिलियन पेयर्स का ऐसा सीक्वेंस बनेगा हमारा। तो 3 बिलियन या फिर जब बिलियंस ऑफ डेटा को हम एक साथ, इनसे हम पास नहीं कर सकते, इनको पढ़ेगा बैठ के कौन, है ना। इसी के लिए जो ये हमारे बाला सुब्रमण्यन और क्लेनरमैन है, इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने क्या किया ना, जो हमारा ATCG है या फिर ATGC जो भी बोल दो आप, इनके साथ जिसको हम बोल रहे थे कि भाई प्राइमर लगा रहे हैं और टर्मिनेटर लगा रहे हैं, तो इन्होंने जो प्राइमर वाला था, प्राइमर में एक और कुछ केमिकल मिलाया और इससे क्या हुआ ना कि ये लोग कलर्ड कॉपी बनाने लगे। मतलब ATCG अब केवल नाम लिखे हुए नहीं आ रहे, मतलब ऑब्वियसली ऐसे नाम कुछ नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं कि एक्चुअल में आप देखोगे कि इन सब के स्ट्रक्चर्स हैं और इन स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर इनको फाइंड करते हैं। जैसे कि ये एडेनिन का स्ट्रक्चर है, ये गुआनिन का स्ट्रक्चर, ये थाइमिन का स्ट्रक्चर, ये साइटोसाइन का स्ट्रक्चर है। तो इन स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग फिर निकालते थे कि ये कौन से स्ट्रक्चर हैं और फिर हम लोग पढ़ते थे, बड़ा मुश्किल होता था। इन्होंने जब इसको कलरफुल बना दिया ना, मतलब कलर्ड कॉपी ऑफ DNA मिलेगा, अभी तक इसको पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। इसको आप समझने के लिए आप ये वीडियो देखो। इसमें सिंपली वही टेम्पलेट है और टेम्पलेट में अब जो भी लास्ट में ये टर्मिनेटर के साथ ये सारी चीज़ें अटैच हो रही है ना, अब वो कलरफुल हैं तो अब बहुत ईजिली डिटेक्टेबल होंगी। हम इसको किसी भी लेज़र के थ्रू पढ़ेंगे। अब क्या करेंगे हम, सिंपल वही जैसा मैम ने बताया था कि एक छोटा सा कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस ट्यूब होता है, इससे जैसे इसको पास करेंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में इसने लगा दिया। अब हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया। अब सिंपली हमें डिटेक्टर और लेज़र के थ्रू हमें ऐसे बार ग्राफ्स में सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि हाँ भाई अभी ग्रीन गया, अभी ब्लू गया, अभी येलो गया, अभी फिर से ग्रीन गया, फिर से येलो गया। तो इस तरीके से हम बहुत अच्छे तरीके से अब बहुत ईजिली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये इनका सबसे बड़ा योगदान है। तो अब जब हम लोग सैंगर इक्वेशन के बाद जब हम लोग नेक्स्ट जनरेशन के कुछ टेक्निक्स लगाते हैं, सैंगर टेक्निक के अलावा भी, तो नेक्स्ट जनरेशन के टेक्निक्स अपने आप में बहुत एफिशिएंट हैं। नेक्स्ट जनरेशन की टेक्निक्स में हम लोग बड़े बड़े मतलब इकट्ठे, अभी तक हम लोग जो 100 और 1000 के फॉर्म में करते थे, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग में हम लोग ऐसे लाखों के तादाद में इकट्ठा ऐसी सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत क्विक है और इसे सीक्वेंस करना बहुत आसान है। इसीलिए आपने देखा होगा कि इस बार जब कोविड का सिचुएशन था, तो जब ये कोरोना वायरस, उसके अंदर भी DNA होगा, तो उस DNA को जब फुलफिल करने के लिए, उसकी सीक्वेंसिंग के लिए लगभग ऐसे 172 कंट्रीज़ ने अपने डेटा सबमिट किया था। और जब COV2 जीनोम सीक्वेंसिंग आया तो वहाँ पर एक प्रॉपर प्रोग्राम चल रहा था GSAT के नाम से। उसके अंदर 172 कंट्रीज़ ने ऐसे बहुत सारे हमें पेयर्स बना के मतलब सीक्वेंसिंग दे दिए थे, लगभग हर देश ने बना लिया था। तो आप सोचो कि कितना आसान है। शुरुआत में इसकी सबसे पहले शुरुआत की गई थी एक्चुअल में एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो 1988 से कुछ बनना स्टार्ट हुआ था और 1990 में इसको प्रॉपर तरीके से स्टार्ट किया गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को। ये स्टार्ट किया गया था US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के द्वारा। यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ था, उन्होंने कोऑर्डिनेट किया US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के साथ, और इससे इनको 13 साल लगे। 13 ईयर्स के बाद 2003 में ये अनाउंस किया गया कि वी हैव सक्सेसफुली डिसिफर्ड द ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस। 13 लंबे साल के बाद इनको ये समझ में आया। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के लिए एक्चुअल में प्रॉपर सीक्वेंसिंग का वही इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता था। और इसमें पूरा कितना खर्चा आया पता है आपको? मान लो 3 बिलियन ऐसे ह्यूमन जीनोम के पेयर्स थे जिसको इन्होंने सीक्वेंस किया, तो इसमें लगभग खर्चा आया था हमारा $3 बिलियन का। अब के ज़माने में कितना आता है पता है? कुछ $1000 का कुछ खर्चा आता है। तो अब उतना मुश्किल नहीं है इनको करना, पहले बहुत मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे अब ये जो क्लेनरमैन और बाला सुब्रमण्यम का ये जो बढ़िया सा इन्होंने जो अभी DNA सीक्वेंसिंग के लिए एक रॉबस्ट टेक्नोलॉजी में प्रोवाइड किया है, उससे अब ये बहुत ईजी हो गया है और सभी लोग कर पा रहे हैं इसके लिए। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। अब इसी तरीके से आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लाइक जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। 2020 में एक एम्बिशियस जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट चलाया गया, जिसके अंदर हम लोग लगभग 10,000 जेनेटिक सैंपल्स कलेक्ट करेंगे सभी इंडिया के अलग अलग जगहों से, जिससे कि हमें पता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है और इस डाइवर्सिटी के साथ अलग अलग लोगों पे अलग अलग बीमारियों के मतलब चपेटे पड़ते हैं।
तो उनके चलते कैसे जूझना है, हमारे मेडिसिन डिपार्टमेंट को कैसे और डेवलप करना है, इन सब के चलते एक अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड हमें मिलेगा अगर हम लोग इंडिया में ऐसे जेनेटिक सैंपल्स की, मतलब इंडियन सिटीजन्स की ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर में जीनोम सीक्वेंसिंग हो जाए। ठीक है, तो इसको लिया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने, इस प्रोसेस को पूरा इनिशिएट किया है और ऐसे 20 लीडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इस जीन मैपिंग प्रोजेक्ट में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का समर्थन दे रहे हैं। इसमें IISc बैंगलोर जो है और सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट, ये लोग बहुत अच्छे से मिलकर नोडल पॉइंट पर ये लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ इसका जब बेसिक ऑब्जेक्टिव, गोल्स या ऑब्जेक्टिव की हम लोग बात करते हैं तो 10,000 इंडिविजुअल्स का जब ऐसा जेनेटिक डेटा हमारे पास होगा ना, तो जैसा हमने बताया कि डिसीजेस कैसे अफेक्ट करते हैं, उनका कैसा नेचर इनके ऊपर कैसे आता है इंडियन पॉपुलेशन के ऊपर, ये हम बहुत अच्छे तरीके से निकाल पाएंगे। कैंसरस सेल्स हैं तो वो कैसे अफेक्ट करते हैं, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स का बहुत सिंपल सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा एक बार ये DNA सीक्वेंसिंग अगर हम लोग इंडियन बेसिस पर भी कर लेते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि इंडीजेन नाम से भी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था CSIR के द्वारा, द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इन्होंने 6 महीने का एक लॉन्ग एक्सरसाइज कंडक्ट किया था जिसमें हम लोग 1008 इंडियंस जो कि डाइवर्स एथनिसिटी से बिलोंग करते थे उनको हमने जीनोम सीक्वेंसिंग के अंदर में रखा। तो GIP का ही एक छोटा सा ये आपको प्रोजेक्ट मिलेगा आपको, या फिर GIP आप समझ सकते हो कि इसका आगे का प्रोजेक्ट है, मतलब पहले इंडीजन आया था उसके बाद GIP ने टेक ओवर कर लिया इसको। तो यहाँ पर भी सेम यही चीज़ हो रहा है। साथ ही साथ अभी SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम था जिसको हम लोग INSACOG के नाम से भी जानते हैं। इसमें भी 10 लैबोरेटरीज इस्टेब्लिश की गई थी दिसंबर 2020 में, और लगभग अब 3 बिलियन तो नहीं है, मतलब 3 बिलियन DNA सीक्वेंसेस तो इसमें नहीं देखने हैं, तो कुछ हज़ार सीक्वेंसेस होते हैं इसमें, तो उसको ही पढ़ने का काम होता है। इसीलिए ईजिली हमने देखा भी कि 172 कंट्रीज़ ने इसको आगे तेज़ी से कर लिया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बात थेरोपेटिक्स की हो, बात वैक्सीन्स की हो, अगर हमारे पास जीनोम सीक्वेंसिंग का ये मॉडल है जिसके अंदर हम लोग बहुत तेज़ी से सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, जैसे कि अब तो नेक्स्ट जनरेशन की जो सीक्वेंसिंग होती है ना, नेक्स्ट जनरेशन एक टेक्नोलॉजी का नाम है, उसके अंदर आप ये समझो कि 3.5 दिन में लगभग 15 आदमी का एक साथ DNA सीक्वेंसिंग हो जाएगा। तो अभी कहाँ पर हमें एक इंसान का सीक्वेंसिंग करने में 13 साल लग गए थे, और कहाँ पर 3.5 दिन में 15 इंसान की DNA सीक्वेंसिंग अब कैपेसिटी हम लोग रखते हैं। तो एक ट्रेमेंडस चेंज है इनके इस नए टेक्निक के कारण, इसीलिए इनको इतने बड़े प्राइस से सम्मानित किया गया था। तो आपको पूरा हिस्सा समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से कि DNA सीक्वेंसिंग क्या होती है। तो बस इस लेक्चर में इतना ही इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।